उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन। धामी सरकार आज सदन में पेश करेगी बजट। विकसित भारत विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य का होगा बजट। करीब 90,000 करोड़ का हो सकता है बजट। 12:30 बजे तक विधानसभा में बजट पेश करेगी सरकार। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए बजट रखेगी सरकार। आज से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं और 12वीं के 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं होंगे शामिल। 16 मार्च 2024 तक आयोजित होंगी परीक्षाएं। अंकिता हत्याकांड में केस ट्रांसफर को लेकर पुलकित ने कोर्ट में खुद रखा अपना पक्ष। 1 मार्च को आएगा फैसला। अब्दुल मलिक की याचिका पर आज सुनवाई। गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्दुल मलिक ने सेशन कोर्ट में दायर की थी अग्रिम जमानत याचिका। और पहाड़ी इलाकों में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। बारिश और बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों का रुख करते हैं देहरादून से। हम खबर आपको बता दें, बजट सत्र का दूसरा दिन है आज और सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। तो बजट सत्र का दूसरा दिन सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया है। कल राज्यपाल के अभिभाषण से आगाज हुआ बजट सत्र का और अब ये पिटारा खुल चुका है। आज बजट पेश किया गया। देहरादून से हम खबर, बजट सत्र का दूसरा दिन आज और युवाओं महिलाओं के हित में ये बजट बताया गया है। करीब 90,000 करोड़ का ये बजट विकास के लिहाज से आज दूसरे दिन सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया है। उत्तराखंड के विकास के लिहाज से बजट बेहद महत्वपूर्ण। देवभूमि के विकास का बजट। सत्र की शुरुआत और बजट से लोगों को बेहद आस नजर आ रही है। देवभूमि के विकास के लिहाज से ये बजट कितना महत्वपूर्ण होगा ये फिलहाल, क्योंकि बजट पेश हो चुका है। महिलाओं और युवाओं पर खासतौर पर फोकस किया गया है। देवभूमि के विकास का बजट इसे कहा जा रहा है और हर तबके को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया गया है। महिलाओं और युवाओं को खासतौर पर फोकस किया गया है और देवभूमि के विकास के लिए ये कितना कारगर और महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वित्त मंत्री के पिटारे में 89,230 करोड़ का बजट पेश किया गया है। जनता की आशाओं के अनुरूप काम होगा, सीएम धामी का ये कहना। देवभूमि के विकास का ये बजट बताया है। तो 89,230 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जो देहरादून के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा और खासतौर पर युवाओं और महिलाओं और हर तबके को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया गया है। हालांकि लगातार ऐसा बजट को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि जिस तरीके से विकास के लिहाज से बजट पेश होगा, लेकिन धरातल में किस तरीके से इसका यूटिलाइज किया जाएगा ये देखना होगा। देवभूमि के विकास का बजट बढ़ते आगे, देहरादून से हम खबर। लोकसभा चुनाव मुख्यालय में
ये बैठक शुरू हुई है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत, दुष्यंत गौतम, संगठन महामंत्री अजय कुमार भी इस बैठक का हिस्सा। और इसके बाद करीब 3 बजे बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। चुनाव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहेंगे और बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा। तो देर शाम तक केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम भेजे जाएंगे। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम पर मोहर लगाने के बाद ही उन नामों का ऐलान किया जाएगा। तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नाम को लेकर अब चिंतन और मंथन की शुरुआत हो चुकी है। और इसी को लेकर ये बैठक पार्लियामेंट्री बैठक आयोजित की गई। करीब 3 बजे ये बैठक होगी। उत्तराखंड के सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक। शुभम कोटनाला इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, जाहिर सी बात है आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और 5 लोकसभा सीटों को लेकर अब चिंतन और मंथन तेज होता हुआ भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है और इसी लिहाज से बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शुभम, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब लोकसभा चुनाव को अब बहुत ही कम समय रह गया है। इसके लिए अब भाजपा ने अपनी तैयारियां प्रदेश में भी पूरी कर ली है और लगातार अब बैठकों का दौर लगातार जारी है, जिसमें केंद्र से लेकर स्टेट के तमाम पदाधिकारी और तमाम नेता यहाँ पर जुट रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जोर दे रहे हैं इसको लेकर कि किस तरह से केंद्र की और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाया जा सके, जिससे उनका जनाधार और ज्यादा मजबूत हो सके। इसी को लेकर आज 2 बैठकें, बहुत महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई है। एक 11 बजे से आयोजित की गई है बैठक जो अभी चल रही है, जिसमें कि चुनाव प्रबंधन समिति की यह बैठक है और इसमें भी काफी व्यापक तौर पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से लोकसभा के चुनावों को मजबूती के तौर पर शुभम, इस बैठक में कौन-कौन शामिल है और कितने बजे तक ये बैठक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 3 बजे से अगली बैठक है? जी जी, ये बिल्कुल ही अभी अब बहुत काफी समय हो चुका है इस बैठक को, तो अभी ये बिल्कुल जल्दी होने वाली है और कंप्लीट होने के पश्चात इसमें बाकी जो बैठकों में बाकी बातें रहेगी वो बताई जाएगी। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने इस बैठक के बारे में पूर्व में ही हमें बताया था और उन्होंने बताया कि इस बैठक का मेन उद्देश्य यही रहेगा कि जो कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, गांव से लेकर बूथ तक की जिम्मेदारी दी गई है और विभिन्न कार्यक्रम जो उनके तिथिवार हैं उनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए और सरकार की जो नीतियां हैं उसको कैसे जन जन तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही जो विभिन्न कार्यक्रम होने हैं उनके लिए क्या जो कार्यकर्ता हैं उनको क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं कि जिससे वो उन आवश्यकताओं के चलते अपने कार्यक्रमों को धार दे सके और जनता के बीच में जा सके। जो भी उनके संसाधन जुटाने हैं उसको लेकर इसमें व्यापक चर्चा की जाएगी और जो भी संसाधन उनको जुटाने के लिए आवश्यक होते हैं उनको जरूर उस पर विचार किया जाएगा और उनको दिया जाएगा, जिससे कि कार्यक्रमों में लगातार एक निरंतरता बनी रहे और कार्यक्रम लगातार होते रहे। इसके बाद हम देखें तो 3 बजे भी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है, जिसमें कि प्रत्याशियों से संबंधित ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं लोकसभा के, वो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए जो नामित होंगे उसके बाद उनको दिया जाएगा स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड को। उसके पश्चात जो है केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भी ये नामों की जो सूची है उसको दी जाएगी। तो इसमें प्रत्याशियों की जो एक आगे नाम आने बाकी हैं उसके लिए भी इसमें काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है 3 बजे वाली। तो इसमें भी देखें तो दोनों ही भाजपा के प्रदेश कार्यालय देहरादून में की जानी है और दोनों ही एक तरफ पार्टी जहां अपना जनाधार मजबूत कर रही है। बिल्कुल शुभम, पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक है वो वाकई बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अब नामों को लेकर भी चिंतन और मंथन होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा जो नामों का सुझाव किया जाएगा उसमें फाइनल मोहर किन किन नामों पर लगेगी, इस लिहाज से भी इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या अंदर खाने से कोई जानकारी उन नामों को लेकर? जी बिल्कुल, अभी काफी नाम तो आ रहे हैं लेकिन
अभी तक किसी भी नाम पर मोहर नहीं लगी है, क्योंकि अभी तक इसमें विचार किया जाएगा। जो भी प्रत्याशियों के नाम अभी इस वक्त लोकसभा के लिए आ रहे हैं, उनके लिए जो पूर्व के प्रत्याशी रहे हैं और जो वर्तमान में भी अभी प्रत्याशी उम्मीदवार के तौर पर विभिन्न लोकसभा की जो सीटें ठीक है, हैं, शुक्रिया उनके लिए आ रहे शुभम हैं। इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि नामों पर जब मोहर लग जाएगी उसके बाद ही ये नाम सामने आएंगे और 3 बजे की पार्लियामेंट्री बोर्ड की ये बैठक का बेहद महत्वपूर्ण है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। सीधे देवभूमि का रुख कर लेते हैं, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही जारी, यानी कि बजट सत्र पेश करते हुए नजर आ रहे हैं वित्त मंत्री। प्रति दर से स्वच्छता कार्य पुरस्कार हेतु प्रावधान किया जा रहा है। मान जी, अग्रणी उत्तराखंड के लिए विकसित अवसंरचना की आवश्यकता है। गत वर्ष के बजट भाषण में अवसंरचना से संबंधित अनेक थ्रस्ट एरिया इंगित किए थे। विभागीय स्तर पर प्राथमिकता से उस दिशा में कार्य हो रहा है। इसी क्रम में इस बजट भाषण में अवसंरचनात्मक विकास के लिए थ्रस्ट एरिया अप्रोच को रखा गया है। उत्तराखंड के लिए एक ऐसी अवसंरचना की आवश्यकता है जो वर्तमान आवश्यकता के साथ साथ भविष्य में कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन और पर्यटन को सहारा दे सके। हमारा यह प्रयास है कि भविष्य के दृष्टिगत हमें गुणवत्ता युक्त आधारभूत अवसंरचना पर अधिक निवेश करना चाहिए। इस अवसंरचना से गतिशीलता बढ़ती है, रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, शिक्षा व स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों में सेवाओं को सुगमता पूर्वक एक्सेस किया जा सकता तथा किसान, उद्यमी और व्यापारी सभी को बेहतर परिवेश प्राप्त होता है। विकसित अवसंरचना की हमारी अवधारणा न केवल अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक तक विस्तृत है, अपितु सड़कों के लिए अफोर्डेबिलिटी को भी ध्यान रखती है। एक और ग्राम्य विकास, ग्राम्य जीवन के लिए पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र, विद्यालय, खेल भवन, मैदान, ओपन जिम आदि की स्थापना व सुदृढ़ीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं शहरी जीवन के लिए अर्बन मोबिलिटी, पार्किंग, पार्क, जिम, कूड़ा प्रबंधन, शिक्षा, चिकित्सा सहित अनेक अवसंरचनात्मक विकास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, राज्य में सुदृढ़ उद्यान अवस्थापना निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। जौलीग्रांट तथा पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किए जाने हेतु भूमि अधिग्रहण किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। वर्ष 2023 में जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं जनपद अल्मोड़ा के स्यालदे में हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। केदारनाथ एवं दारा हेलीपोर्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, नैनीताल, टिहरी तथा पौड़ी में विभिन्न स्थानों पर हेलीपैड निर्माण का कार्य प्रचलित है। माननीय, इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के बजट प्रावधानों का यहाँ मैं उल्लेख कर रहा हूँ। राज्यों को पूंजीगत विशेष सहायता योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1500 करोड़ रुपए प्रावधान किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत इस बजट में कुल पूंजीगत व्यय में लगभग 1404 करोड़ 30 लाख का तथा अनुरक्षण मद में 917 करोड़ 47 का प्रावधान किया जा रहा है। पीएमजीएस के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु पूंजीगत मद में 1000 रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। मेगा प्रोजेक्ट अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। जमरानी बांध परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025 में लगभग 710 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। सौंग परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। लखवार परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। यूनिटी मॉल प्लाजा निर्माण के लिए 157 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। बस अड्डों के निर्माण हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक संरचना विकास निधि हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रुपए 50 करोड़ का प्रावधान किया जाए। विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत पूंजीगत मद लगभग
339 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत मद में 144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। ITI भवनों के निर्माण हेतु 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। शहरी विकास के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत मद में लगभग 612 करोड़ 90 लाख रुपए का दान किया जा रहा है। आवास विकास विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 में पूंजीगत मद में लगभग 357 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है अवस्थापना विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 60 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार उत्तराखंड के भविष्य के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त प्रेरणा से हम टेक्नोलॉजी को सेवा करने का एक शानदार तरीका मानते हैं। हम उत्तराखंड में एक डिजिटल अवसंरचना तैयार कर रहे हैं और प्राथमिकता के साथ इस डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास के लिए हम प्रयासरत हैं। इस बजट में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का मैं उल्लेख कर रहा हूं। उत्तराखंड में साइबर सिक्योरिटी अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण हेतु नई स्कीम का प्रस्ताव। इसका लक्ष्य साइबर खतरों से निपटना व क्रिटिकल एसेट्स की सुरक्षा करना है। इसके अंतर्गत साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। क्रिटिकल IT अवस्थापना को सुरक्षित किया जाएगा। रूफ टॉप सोलर पैनल हेतु नई मांग के माध्यम से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों का अधिग्रहण के लिए 2024-25 में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार ITI के उन्नयन हेतु 40 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। ई विधानसभा एप्लीकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2024-25 में लगभग 31 करोड़ 79 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, खनन सर्विलांस हेतु 25 करोड़ 57 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। व्हीकल टेस्टिंग सेंटर के निर्माण हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया जाए। जनपदों में केंद्रीकृत रिकॉर्ड्स रूम हेतु वित्तीय वर्ष 2024 में रुपए 13 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य के 10 जनपदों में विज्ञान की इनोवेशन केंद्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु एक नए मांग के माध्यम से 10 रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक जनपद में ट्रैफिक पार्क का निर्माण हेतु नई मांग 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। परिवहन विभाग के अंतर्गत EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए का तो वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को सुन पा रहे थे। हर वर्ग तक विकास पहुंचाने के लिहाज से बजट पेश किया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। CM पुष्कर सिंह धामी सिनर्जी अस्पताल पहुंचे हैं और अस्पताल में भर्ती आबकारी सचिव को देखने के लिए पहुंचे। आबकारी सचिव हरचंद सेमवाल का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे CM धामी और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। CM ने चिकित्सकों से स्वास्थ्य की जानकारी साझा की। तो आबकारी सचिव का इलाज इस अस्पताल में जारी है। CM धामी हालचाल जानने के लिए पहुंचे और जल्द से जल्द स्वास्थ्य होने की कामना। देहरादून से अहम खबर। अस्पताल में भर्ती आबकारी सचिव को देखने के लिए उत्तराखंड के CM धामी पहुंचे और हालचाल जाना।
रुक करते हैं अगली खबर का। इस बीच देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। विधानसभा सत्र की कार्यवाही जारी है। सदन में बीजेपी के विधायकों ने अपने ही मंत्री को घेरा है। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज से नीतिगत सवाल पूछे और सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की योजना पर सवाल उठाए। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज से ये नीतिगत सवाल पूछे गए। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की योजना पर सवाल उठाए। देहरादून से अहम खबर। विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान ये सवाल जवाब। सदन में बीजेपी के विधायकों ने अपने ही मंत्री को घेरा। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज से नीतिगत सवाल पूछे। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।